कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति यदि इतनी बड़ी त्रुटि करे कि अपने खिलाफ हो रखी महत्वपूर्ण एफआईआर को निर्वाचन में छिपा ले, तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय है, छोटा विषय नहीं हो सकता। जबकि उनके पास में असंख्य संसाधन होते हैं। एक आप मान के चलो कि अभी जो सत्ता का चरित्र पिछले समय में हमने देखा, तो ये कुछ लोग ऐसे भी है जो किसी को बख्शते नहीं है इस मामले में। तो 40 से 50 भवन मुझे याद है कि न केवल मैंने उनमें कंट्रीब्यूशन किया है, बल्कि जनता से वो अमाउंट लाके 40 से 50 भवन, सामाजिक भवन। आजकल जो एक चीज चल रही है यूथ में खास तौर से, वो फॉरेन सेटल्ड होना चाहते हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनकी कुछ तो मजबूरियां मानता हूं। जैसे मजबूरियां मीन्स सबसे बड़ा तो आरक्षण को लेकर उन लोगों में एक भ्रम है, वो काफी कुछ हद तक ठीक है, प्रतिभाओं का पलायन तो वही है, लेकिन संदेश यही है कि इस देश में सब कुछ है। और उन देशों के लिए भी संदेश ये है कि यदि भारत की प्रतिभा वापिस भारत आ जाए तो वो देश भी शायद खाली हो जाए। जब तक पानी नहीं पीऊंगा, जब तक एक व्यक्ति से मैं कंट्रीब्यूशन नहीं ले लूं। और मजे की बात ये थी कि एक साल में मैंने न केवल व्हाट्सएप के मार्फत 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया शिक्षा निधि के लिए। राजस्थान में अभी विधानसभा का चुनाव समाप्त हुए हैं। इस चुनाव में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो हॉट रहे हैं। एक जो राजस्थान में मुद्दा जो चर्चा का विषय बना, वो था पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का निर्वाचन रद्द को लेकर के की गई शिकायत का था। शिकायत करने वाले आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है। नाम है पवन पारीक। पवन जी सोशल वर्कर है, पॉलिटिकल वर्कर है। इन्होंने 100 से ज्यादा देशों की यात्राएं की है, भारत का प्रतिनिधित्व किया है। इन तमाम मुद्दों पर तो बात करेंगे, साथ ही इनकी जीवनी पर भी हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। पवन जी, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रामाव जी। पवन जी, अभी जो राजस्थान में जो चर्चा का विषय है वो ये है कि अशोक गहलोत के निर्वाचन को रद्द को लेकर के शिकायत का भी एक बड़ा विषय है जो चर्चा का विषय है। आपने इसकी शिकायत की है, खूब प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इस बात की चर्चा है। तो आपने ये क्यों किया, मैं कारण यहां से आज बात शुरू करेंगे। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ा विषय है, छोटा विषय नहीं हो सकता। जबकि उनके पास में असंख्य संसाधन होते हैं, कितने आईपीएस, कितना ब्यूरोक्रेट, ये सारी चीजें उनके पास में तामझाम होता है। उसके बावजूद एक जो संवैधानिक दायरा होता है कि एक निर्वाचन जैसे पर्चे को भी वो ढंग से नहीं भर सके, तो मुझे लग रहा है कि शिकायत करना ज्यादा ठीक रहता है। नहीं, उन्होंने ढंग से भरा नहीं, या उन्होंने ये तथ्य छुपाए हैं? नहीं, उन्होंने बहुत छोटी एफआईआर लिखी जिनका कोई मीनिंग्स नहीं था इस पर्चे में। बहुत छोटी छोटी एफआईआर जिनका जिक्र करे या नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। और उन्होंने लिखा कि ये मेरे संज्ञान में आया इसलिए मैंने डाला, मुझे पता नहीं है, इस तरह के। जबकि ये 2 महत्वपूर्ण थे जिसमें उनकी दुर्भाग्य से इसी महीने में तारीखें होनी थी और एक अगले महीने में तारीख थी, तो वो दोनों जानबूझ के उन्होंने छिपाई है। तो ये उनके संज्ञान में नहीं था, ऐसा तो हो नहीं सकता। भूल नहीं थी, मतलब भूल नहीं थी, वो जानबूझ के छिपाया गया था। और जानबूझ के मेरे हिसाब से इसलिए छिपाया गया था कि करीब 25-30 गैंग रेपिस्टों का एक आपके संज्ञान में होगा बड़ा मामला था, जिनको उनको लगा होगा भाई मैं उनको यदि बचाने के लिए ये यदि लिखूंगा तो ये शायद चर्चा का विषय बन सकता है, पूरे चुनाव में मेरे खिलाफ जा सकता है। और चुनाव में निश्चित ही खिलाफ ही जाता वो जी। तो उन्होंने उस तथ्य को जानबूझ के छिपाया। तो हमने इसकी शिकायत की निर्वाचन आयोग में। नहीं पवन जी, आपने शिकायत करने का और कोई खास कारण था क्या? आप कहीं बीजेपी के कठपुतली तो नहीं बने? नहीं, मेरा पार्टी पॉलिटिक्स में, हाँ, मैं बहुत कम उम्र में राजनीति में जरूर भारतीय जनता पार्टी से 2 बार चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन वो बहुत कम एज थी मेरी 22 से। उसके बाद मैं तो कभी राजनीति में कहीं कोई सक्रियता मेरी कभी जीवन में रही नहीं, और किसी भी एंगल में कभी किसी व्यक्ति ने नहीं देखा कि भाई मैं कोई राजनीतिक पार्टी का बैनर लगाया हुआ है, कोई घूम रहा हूँ किसी के साथ। हाँ, एक सामाजिक संगठनों में आने के बाद में मुझे लगा कि राजनीति हमारा विषय नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति विषय होना चाहिए। तो हम लोगों ने सारे लोगों से अच्छे रिश्ते के लिए मैं तो राजनीति से निरंतर दूर होता गया।
और ये जो संज्ञान में ये बात मुझे पता थी कि भाई ये बहुत बड़ी भूल ये हो रही है, तो हमको ये लोगों के संज्ञान में लाना चाहिए कि निर्वाचन आयोग जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है पूरे देश भर में, आचार संहिता ये वो, तो मुझे लगा कि इसकी शिकायत हमको करना चाहिए। तो मैं ये मान लूं कि कोई हिडन एजेंडा नहीं था। नहीं, कोई हिडन एजेंडा नहीं, पर लोगों में एक चर्चा है। हाँ, लोगों में चर्चा इसलिए हो रही है कि मेरी फेसबुक बहुत बड़ी फेसबुक है, बहुत सामाजिक कार्यक्रमों की फोटो है, तो अपनी सुविधा से लोगों ने फोटो उसके साथ का निकाल लिया, कभी किसी ने उसके साथ का निकाल लिया, तो एक बड़ा विषय बना लिया कि भाई इनके गजेंद्र सिंह जी से शेखावत है, से संबंध है, इनके इनसे संबंध है, इनके इनसे संबंध है, पहले गहलोत जी के साथ इनके संबंध थे, अब बिगड़ गए। ऐसा मेरा कुछ वो हाइट भी नहीं है कि एक इन लोगों के साथ में कोई संबंध वाला सब्जेक्ट हो। तो लोगों ने इस एंगल को उस एंगल से जोड़ा। हाँ, वो जोड़ने में मैं कह रहा हूँ कि मेरी जगह जगह से फोटो निकाली गई, ये देखा गया, इसलिए उन्होंने कराया, वो एक कयास लगाने दौर चालू किया, क्योंकि लोगों को लग रहा होता भाई इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ जरूरत नहीं होती है शिकायत करने की। जबकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी जिम्मेवार नागरिक हो और आप इतने वर्षों से पोस्टर लिए घूम रहे हो, चुनाव में 100% मतदान होना चाहिए, आचार संहिता का पालन होना चाहिए, तो हमको ये आवाज उठानी चाहिए, बल्कि इन्हीं के खिलाफ नहीं। मैंने तो और भी तैयारी की थी, लेकिन समय कम था, तो और अब मैं ये चाह रहा था, और बहुत जल्द हम लोग 1-2 दिन में न केवल इस पे क्रिमिनल इस विषय को लेकर मुकदमा करवाने जा रहे हैं, बल्कि इसकी एक पिटीशन भी दायर करवाएंगे। अच्छा, भी करोगे? बिल्कुल करनी पड़ेगी, और ये निर्वाचन जो वो जीते हैं वो खारिज होगा, निर्वाचन भी खारिज। नहीं, आपने शिकायत की, उस शिकायत को निर्वाचन विभाग ने किसी प्रकार से कोई गंभीरता से नहीं लिया। जी, क्या कारण था? या आपकी शिकायत झूठी थी या निर्वाचन आयोग? मुझे लग रहा है निर्वाचन आयोग ने ज्यादा गंभीरता से लिया इसको, ज्यादा गंभीरता से लेकर उन्होंने कहा हमारे पास में कंप्लेन है वो लेट आई है, जबकि उन्होंने आनन फानन में उसको 6 बजे एक्सेप्ट कर लिया। और मुझे ये लग रहा है कि हमारे पास तो रिसीव्ड है 4 बज के कुछ मिनट की, तो लेट कहाँ हुआ? तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा गंभीरता से उन्होंने ले लिया, इसीलिए इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया पर्चा। तो उसके खिलाफ हम जाएंगे कोर्ट में, और इसकी एक बाकायदा नियमावली 1 साल के भीतर भीतर फैसला होगा इसका। नहीं, जब आप ये कह रहे हो कि हमारे पास 4 बजे का वो प्राप्ति है, तो कार्रवाई तो कुछ नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या समझे हम? नहीं, क्या निर्वाचन आयोग गहलोत के साथ निर्वाचन आयोग ने किसी पत्रकार को ये कहा कि हमारे पास में शिकायत लेट पहुंची थी जी, तो वो तो गलत था, तथ्य ही गलत था कि लेट पहुंची है, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो वो तो हमारे सबके संज्ञान में है कि कोई कार्रवाई इतनी जल्दी तो की नहीं उन्होंने। तो उन्होंने जो एक्सेप्ट किया उस चीज को, उसके खिलाफ हम कोर्ट में जा रहे हैं। ये आप रामाव जी मान के चलो कि इसमें 100% हमारी विजय होगी। आखिरकार आप कोर्ट भी जाएंगे जी, पीछा छोड़ने वाले नहीं हो? नहीं छोड़ना चाहिए। तो लोगों ने आपको कहा नहीं, परिवार वालों ने आपको कहा नहीं, रिश्तेदारों ने आपको कहा नहीं कि पवन जी इतना बड़ा आदमी है, ये दुश्मनी ठीक नहीं है? नहीं, बहुत लोगों ने बोला भी था, और एक आप मान के चलो कि अभी जो सत्ता का चरित्र पिछले समय में हमने देखा, तो ये कुछ लोग ऐसे भी है जो किसी को बख्शते नहीं है इस मामले में। तो जो अपने वेल विशर होते हैं, परिवार वाले होते हैं, वो तो चाहते हैं भाई क्यों बिना काम अपन इसमें लफड़े में बोल जे फंसे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेरा तो जीवन हमेशा से इस तरीके से है कि न्याय के लिए हमने लंबे लंबे संघर्ष किए, और आपने खुद ने देखा होगा कि बहुत से विधानसभा घेराव से लेके और बहुत से आंदोलनों की मैंने अगुवाई भी की है जो लोगों के लिए है। तो इसमें कम से कम मेरा जैसे व्यक्ति तो पीछे हट नहीं सकता। आपने अभी कहा कि मैंने बीजेपी से चुनाव लड़ा, जी, बहुत कम उम्र में। बहुत। किस उम्र में और क्या चुनाव लड़ा? पार्षद का ही था, फिर मैं निर्माण विकास कमेटी का चेयरमैन भी बना। मेरी एज 21 साल 22 साल ही थी, बहुत कम उम्र थी, और मैंने 22-23 की एज में तो आप ये समझो कि मैंने राजनीति के कभी कोई बयान तक ही जारी करना बंद कर दिया। मैंने कभी जीवन में राजनीति की बात करना, बल्कि मेरा जो ज्यादातर लोगों के साथ में रहा वो किसी दल के नहीं, एक अच्छे व्यक्तियों के साथ में सामाजिक संगठनों में जोड़ना, चाहे वो ऑल इंडिया पारिक महासभा हो, चाहे विपर फाउंडेशन हो, उन लोगों को संगठनों में जोड़ना ही मेरा ज्यादा काम रहा। तो फिर राजनीति क्यों छोड़ दिया आपने? क्योंकि फिर एक व्यक्ति के साथ आप हो तो दूसरा
आपसे उस बोल के नहीं जुड़ेगा भाई ये तो कांग्रेस का है या ये बीजेपी के है ये है, तो वो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था, तो हमने इससे किनारा ही कर लिया था कंप्लीटली। तो आप सोशली संस्थाओं में जुड़ते गए। जी। जैसा आपने बताया कि मुझे सामाजिक संगठनों में काम करके अच्छा लगता है, मुझे संतुष्टि फील होती है, तो ऐसा कोई प्रकरण जिसमें आपको लगा हो कि मैं विप्र में काम कर रहा हूं या ऑल इंडिया पारिक महासभा में काम कर रहा हूं, या आपने बहुत सारी संस्थाओं में काम किया है, इसकी वजह से मैं आज ये कर पाया हूं, किसी की मदद ये कर पाया हूं जो मुझे संतुष्टि देता हूं? बहुत सी जगह पे मैं तो रामाऊ जी 17 साल 17.5 साल में ही मुझे सक्रिय नोखा के बहुत से लोगों ने, जिसमें मुख्यतः श्रीनिवास जवर है और उन्होंने युवा सेवा समिति महासंगठन था उसमें सक्रिय कर दिया था। और मुझे खूब अच्छे से याद है कि उस समय, आजकल बहुत नॉर्मल हो गया, आई कैंप हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, और मैंने लगातार 15-15 साल तक शल्य बर्मनशील चिकित्सा इकाई के साथ में बड़े कैंप लगाना है, करना है, वो खूब अभियान किया। फिर मेडिकल रिलीफ सोसाइटी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी हर हॉस्पिटल के संचालन के लिए, उस सोसाइटी में भी हमने प्लस नागरिक सेवा संस्थान है और मैं इनमें हॉस्पिटल को गोद लेना हो, पीछे भोजनालय चलाना हो, तो वो तो मैंने इतनी कम उम्र में कर लिए। 23-24 साल तक तो यूं समझो कि मैं नोखा पारिक सभा का मंत्री भी बन गया था, तो बहुत एक्टिव रहा छोटी उम्र से। तो ये अनुभव तो शुरू से ही खून में ही आ गया एक तरीके से 17। और फिर जब ऑल इंडिया पारिक महासभा, विप्र फाउंडेशन, ये तो बहुत लेट बने, और उनमें बनते ही उन जो संगठन करता थे वो अपने ही लोग थे, तो उनकी नजर भी थी, तो उन्होंने एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी। और मुझे लग रहा है कि मैंने बेखूबी इन संगठनों में भी, जैसे आज मान लो पारिक महासभा की बात करें जी, तो 40 से 50 भवन मुझे याद है कि न केवल मैंने उनमें कंट्रीब्यूशन किया है, बल्कि जनता से वो अमाउंट लाके 40 से 50 भवन सामाजिक भवन, और अच्छा। उन भवनों में वो यदि ये आके कहते हैं कि भाई 50% 60% हम कर लेंगे और बाकी आप करवाओ, तो सामाजिक लोगों से उनमें चंदा लेके आना, प्लस उन भवनों को निर्माण करवाना, उनके आयोजन करवाना, कार्यक्रम करवाना। फिर विप्र फाउंडेशन की बात करें तो शायद उसमें आपका भी एक कंट्रीब्यूशन आया हुआ था, विप्र शिक्षा निधि जी। और मेरा खुद का पर्सनल संकल्प था उसमें कि मैं जब तक पानी नहीं पीऊंगा, जब तक एक व्यक्ति से मैं कंट्रीब्यूशन नहीं ले लूं। और मजे की बात ये थी कि एक साल में मैंने न केवल व्हाट्सएप के मार्फत 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया शिक्षा निधि के लिए, बल्कि वो आयोजनों में उनमें सैकड़ों विद्यार्थियों को हमने उस शिक्षा निधि के मार्फत जरूरतमंद लोगों की मदद की, बिना ब्याज का हम लोगों ने उसमें छात्रवृत्ति देना है, करना है। तो इस तरह तो मतलब कोरोना काल में भी आप भी साक्षी रहे, पूरा देश साक्षी रहा कि मुझे लग रहा है कि हम जहाँ पे बैठे हैं वहां पे कई संस्थाओं के 6 से 7 लाख तो मास्क केवल यहाँ पे तैयार हुए थे, जिस जगह अपन बैठे हैं अभी जी। और प्लस चाहिए आप काडा ले लो, चाहिए सैनिटाइज ले लो, प्रत्येक थानों में सैनिटाइज कराना है, ये करना है। जो जो गवर्नमेंट के दिशा निर्देश थे, संगठन के दिशा निर्देश थे, हम लोगों ने उसको 100% पूर्ण किया। जबकि कई घटनाएं, दुर्घटनाएं आसपास से गुजरती गई, होती गई, लेकिन हमने कोई चीज की परवाह नहीं की। तो ये तो शुरुआत से ही हमारे यूं समझो कि खून में ही रस बस गया। आपने कहा कि विप्र शिक्षा निधि में मैंने 1 करोड़ का कलेक्शन 1 साल में कराया, तो ये क्या संकल्प था कि मैं रोजाना एक व्यक्ति से कलेक्शन नहीं लूंगा, तब तक पानी नहीं पीऊंगा? उसमें 4 तरीके से संकल्प पूरा करना होता था, पूरा संगठन ही होता है, उसमें कोई एक व्यक्ति का रोल नहीं होता है, लेकिन उसका जिम्मा मैंने लिया और जिम्मा लेके पर डे उस एक व्यक्ति की प्रोफाइल को लाखों आदमियों में प्रसारित करना है। उसमें हम शिक्षा प्रेरक, शिक्षा पोषक, शिक्षा स्तंभ और शिक्षा संरक्षक 4 नाम से हम लोग पैसा लेते थे। 11,000, 25,000, 51,000 और 1 लाख रुपए। तो एक व्यक्ति से पर डे एक कलेक्शन नहीं आया, तब तक मैंने इंडिविजुअली संकल्प कर रखा था अच्छा, कि मैं पानी नहीं पीऊंगा। लोगों ने खूब, संगठन ने इतना साथ दिया कि मेरे पास तो रोज की 5-7 प्रोफाइल एडवांस आई हुई रहती थी। आपका मैक्सिमम समय है वो सामाजिक संगठनों में काम करते हुए निकल जाता है। जी, आपके परिवार भी है, आपका जी। खुद का सिस्टम भी है, तो ये फिर कैसे चलता है आपका? हो रहा है मैनेज, और मुझे लग रहा है कि एक समय प्रबंधन जो है वो शायद मेरे गुरुजनों ने, माँ बाप ने शायद कुछ ठीक सिखाया होगा शुरुआत से, तो वो प्रबंधन कुल मिला के काफी ठीक चल रहा है और हो जाता है। नहीं, मेरे पूछने का मीनिंग ये था कि आप काम क्या करते हैं?
मुख्य काम मेरा 3 काम है। एक तो हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर प्रीमियम एजुकेशन सेंटर पूरे देश भर में खोल रहे हैं, उनका संचालन करना होता है। दूसरा इंश्योरेंस का, मैं चूंकि 18-19 साल से एसबीआई लाइफ से जुड़ा हुआ हूँ और 100 से ज्यादा कंट्री में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ अब तक, और उन 18-19 साल में मैं लगभग सर्वोच्च बिजनेस ही मेरा रहा। और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, और उसमें के लिए एमडीआरटी का लाइफ मेंबर हो, लिम्रा से एमएफए की डिग्री हो, ये सारा उस इंश्योरेंस में मैंने, मुझे लग रहा है कि बहुत देश भर के चुनिंदा लोगों ने ये उपलब्धि ली थी कि कंटिन्यू 5 टाइम टीओटी बने वो और बने, तो मैं वो सारी चीजें इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज में भी कर चुका हूँ। बीकानेर में भी 2 जो कंपनियां हैं हमारी, तो हमने खूब बिजनेस के हिसाब से ही बड़ा ले रखा है कि इस शहर को भी, मातृभूमि को भी हम लोग ऐसा बनाए, एक नए शहर और नई कल्पना की हमने संरचना कर रखी है। तो 2023 में मास्टर प्लान पूर्ण हो रहा है, उसके बाद में वहां पे भी, उस प्रोजेक्ट पे भी, प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट पे भी हमारा फोकस रहेगा। और उसके अलावा भी एक स्टेम सेल थेरेपी को लेके सिंगापुर की कंपनी, सिंगापुर में हम लोगों ने कंपनी बना कर उसको इंडिया में लाने की एकदम पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप मूलतः नोखा के जी रहने वाले हैं। आपने कहा कि एमडीआरटी का मेंबर लाइफ टाइम आप उसमें एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस में हो, जो देश भर में चुनिंदा लोग हैं। नोखा या बीकानेर जिले की यदि बात करूं तो आपके मुकाबले के कितने लोग हो रहे हैं? मेरे माफ करना, संज्ञान में नहीं है, कम से कम एसबीआई लाइफ में तो कोई एमडीआरटी मेंबर मेरे संज्ञान में नहीं है, राजस्थान में ही। और मैं तो राजस्थान का एकमात्र ही हूँ जो लंबे टाइम से 19 साल से, न केवल लाइफ मेंबर हूँ 19 साल से, अच्छा, बल्कि टीओटी एडवाइजर भी इंडिया का एकमात्र ही हूँ जिन्होंने 5 टाइम ये अचीव किया है। क्या बात है। तो बहुत इसके लिए तो आपको ढेरों बधाई। थैंक यू सर। तो ये हम लोगों ने ये शुरू से ही बहुत एक्टिवली पार्ट निभाया, तो ये मैनेज हो रहा है, ईश्वर की कृपा है सर। आपके परिवार में कौन कौन है पवन जी? मेरी एक बेटी है, वो अभी लॉ कंप्लीट किया है और वो जुडिशरी की तैयारी कर रही है। बेटा है वो बीबीए सेकेंड ईयर में है। छोटा भाई और माताजी, पूरा परिवार हमारा आज भी नोखा ही है। तो नोखा 10-15 दिन से हम सब लोग वापस चक्कर लगा के सब कुछ आते ही हैं। और श्रीमती जी है जो गृहिणी है। आपने कभी बचपन में सोचा कि मैं 100 देशों की यात्रा करूंगा? नहीं, शायद कोई नहीं सोचता होगा, क्योंकि बचपन बहुत सामान्य घर में बीता है। और पिताजी हमारे एक प्राइवेट कंपनी में सर्विस ही करते थे। अंकल जी हमारे बहुत ज्यादा एक्टिव थे सोशली, तो उनके गुण काफी कुछ ज्यादा सोशली वाले हमारे अंदर आ गए थे। और घर भी इसी तरीके के से था, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिए नोखा ही था। तो हमारे दादाजी दादी जी, परिवार खूब बड़ा परिवार था, काकड़ा कक्कू जसरा सर, तो वो कोई भी आता जाता बाहर से और से, तो घर भी एक तरीके से सामाजिक केंद्र ही बना हुआ था हमारा। तो वहीं से सब कुछ था, लेकिन ये सोचना तो शायद किसी के बस की बात नहीं होती है इतने सामान्य घर में कि भाई हम ये बनेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने 100 से ज्यादा देशों की यात्राएं की। आप यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन, सब जगह आप घूमे हो मोटा मोटी। आपको भारत और उन देशों के बीच में क्या फर्क महसूस होता है? आपको कभी लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छी जगह है, अपना इंडिया तो कुछ नहीं है? नहीं, या आपको यूं लगा होगा यार ये कुछ नहीं है, इंडिया तो इंडिया ही है? विश्व में जहां पे भी जितनी सुंदरता है वो भारत में हर जगह पे अपनी अपनी विद्याओं में सुंदरता सब जगह पाई जाती है। आप केरल की बात करो तो वो चीजें मिलेगी जो शायद विश्व में कहीं नहीं मिले। आप तवांग की बात करो तो आप स्विट्जरलैंड ही उसके आगे बहुत सामान्य सा है। तो बहुत सी चीजें अपने यहाँ पे जो है वो विश्व में नहीं है। अच्छा, भारत में जितनी विविधता है उतनी किसी एक देश में है? नहीं, कहीं पे भी नहीं है, कोई देश में नहीं है। तो बड़ा देश है, सुंदर देश है, परंपराएं, त्योहार, इनके कोई मुकाबला इस कंट्री का कोई हो ही नहीं सकता। आजकल जो एक चीज चल रही है यूथ में खास तौर से, वो फॉरेन सेटल्ड होना चाहते हैं, उनको आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनकी कुछ तो मजबूरियां मानता हूँ। जैसे मजबूरियां मीन्स सबसे बड़ा तो आरक्षण को लेकर उन लोगों में एक भ्रम है, वो काफी कुछ हद तक ठीक है, प्रतिभाओं का पलायन तो वही है।
लेकिन संदेश यही है कि इस देश में सब कुछ है, और उन देशों के लिए भी संदेश ये है कि यदि भारत की प्रतिभा वापिस भारत आ जाए तो वो देश भी शायद खाली हो जाए। आज मैंने अखबारों में खबर पढ़ी जिसमें राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है भजनलाल शर्मा, उनके जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन कैंप आपने आयोजित किया जी। इसका क्या मतलब? आपने भजनलाल शर्मा जी का क्या इस बार ये मुख्यमंत्री बन गए इसलिए आपने ब्लड डोनेशन कराया जन्मदिन पे, या इससे पहले भी कराते ये थे? मेरा संयोग रहा है। मैं पिछले 4 साल से, हमारा एक सद्भावना परिवार बोलकर एक संगठन है जी। जो काफी मनोज पांडे जी, सुशील जी, इनके साथ नजदीकी लोग जुड़े हुए हैं, और 4 साल के जन्मदिन पे हमने केवल रक्तदान कर रहे हैं, बल्कि अपना घर आश्रम की में उन्होंने विजिट कराई, भरतपुर का और का खूब हम लोगों ने पिछले किया। क्योंकि इस साल के जन्मदिन पे कैबिनेट का मीटिंग था और अब मुख्यमंत्री भी बन गए, लेकिन ये क्रम को हम तोड़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए कल का हमारा जन्मदिन का आयोजन था। अच्छा, पिछले 4 साल से कर रहे हो? लगातार चल रहा है, कंटिन्यू। मुख्यमंत्री बनने से नहीं जोड़ा जाए? नहीं, वो तो वो और सरल ले लेना चाहिए कि भाई इनको क्या पता था कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बल्कि हमें तो बनने के बाद भी पता नहीं है। आज भी समझ नहीं आ रहा था कि इतना सहज और सरल व्यक्ति जिसको ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। तो हमारे ताल्लुकात शुरू से ही अच्छे रहे हैं, तो वो तो आयोजन चल ही रहा था। इस बार नया करना गलत हो जाता कि भाई पहले तो कर रहे थे, इस बार क्यों नहीं किया है। जबकि इसको तो लोग तो कई तो यूं ले रहे हैं, चलो आज तो हमारे इंटरव्यू के मार्फत ही पता चल जाएगा कि पिछले 4 सालों से आप कर रहे हो, बाकी तो लोग यूं लेंगे कि अच्छा इस बार मुख्यमंत्री बन गए तब ये कर रहे हैं। हाँ, नहीं वही कह रहा हूँ, बल्कि मैंने तो पोस्ट और लगाई भी थी पिछले 3-4 सालों के आयोजनों की जी। बल्कि अभी दशहरा मेला हुआ था तो थे, प्लस अपना घर का आश्रम कार्यक्रम, और लगातार वो चल ही रहा है 4 साल से, क्रम तो चल रहा है। तो इस बार मैंने सोचा भाई बंद करना है, अभी गलत जा सकता है कि भाई अब क्या हो गया ऐसा तो बात करते। तो ये तो खूब अच्छा लगता है। ये घटनाएं हैं जो रोजमर्रा अभी तो हो रही है। ये तो बिल्कुल ताजी घटना बताइए। ताजी घटना। बचपन की कोई घटना? बचपन में ये तो मैं कह दूं कि मेरे अंदर शायद छोटा क्रिकेट खेलने से लेकर कोई भी खेल खेलता तो खेल ना जाए आए और नहीं आए, लेकिन कप्तान तो मैं ही बनता था। और वो अभी तक चल रहा है? हाँ, तो वो चलता ही बचपन से लेकर खूब। अच्छा, साथ बहुत अच्छे लोगों का मिला, सबसे बड़ा बहुत अच्छे लोगों का, और कभी गलत व्यक्तियों के साथ में रहने का अवसर मिला नहीं मिला, वो जिन्होंने किया तो वो अपनी भुगत ही रहे। बाकी खूब अच्छे लोगों का साथ मिला, खूब सामाजिक संगठनों में काम करते हुए और करते हुए लोगों से संवाद। आज मुझे नहीं लगता देश में कोई ऐसा शहर भी होगा जिसमें मेरी उपलब्धि की मैं बात करूं तो मैंने वहां पे मेरे 100 परिवार नहीं बनाए। ऐसा कोई ऐसा शहर नहीं है? हाँ, जहां मेरे 100 परिवार नहीं रहते हो, ये मेरी बड़ी उपलब्धि ये है कि मैंने ऐसे रिश्ते बनाए जो परिवार की तरह है। अच्छा पवन जी, हम जब आपके सोशल मीडिया अकाउंट देखते हैं जी, तो उसमें लगता है कभी आप किसी राज्यपाल के साथ बैठे हो, कभी किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे हो, कभी केंद्रीय मंत्री के साथ बैठे हो, तो ये भी हम आपका खूब देखते हैं। पॉलिटिकल में रुचि तो खूब है आपकी। नहीं, ये एक सामाजिक संगठनों के दायित्व के नाते था सारी चीजें जी। और चूंकि ये संगठन राष्ट्रीय स्तर के संगठन है, और इन संगठनों में ही ज्यादातर पदाधिकारी, जो पिछली बार की मैं बात करूं विधायकों के भी तो काफी लोग चयन हुए, बल्कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे वो खुद ही विधायक भी बने मावली से, प्लस कम से कम 10 फाउंडेशन के राष्ट्रीय जी, और कम से कम 10 से 12 पदाधिकारी अभी भी संगठन के 10 से 12 पदाधिकारी भी पर फाउंडेशन में बने हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि आप कहीं जा रहे हो, मिल रहे हो, कर रहे हो, या कोई ज्ञापन दे रहे हो, या कोई डिमांड कर रहे हो, या मांग कर रहे हो, या जमीन अलॉटमेंट का करवा रहे हो, तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि आप मिलो। और कलयुग का समय है, आप इस चीज को यदि प्रचारित नहीं कर रहे हो तो संगठन के लिए वो हितकारी भी नहीं है। तो कुल मिला के आपका भावार्थ ये है कि मेरा पॉलिटिकली कोई रुचि नहीं है, सामाजिक संगठन नहीं, में उसमें काम तो सब सरकारों के साथ ही मिलते हैं, सब मुख्यमंत्रियों के मिलते हैं। पॉलिटिकल रुचि हो तो आप एक ही लाइन पे चलोगे, और पॉलिटिकल रुचि नहीं है तो अच्छा, यहाँ तो दोनों हाथों में लड्डू है आपके, चाहे वो कांग्रेस ही है, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे वो कम्युनिस्ट है। बिल्कुल सर, सारे आपके एक समान है? सारे एक समान है।
तो हमारी वो पॉलिटिकल बोल के कोई ऐसी लाइन नहीं थी कि भाई हमको इन्हीं से मिलना है, इन्हीं से करना है। सामाजिक लोग जो थे उनके कर्सी के नाते मिलना हमारा धर्म भी है। तो पवन जी, आपने हमें खूब सारा समय दिया, आपने हमारे साथ खूब सारी बातें की। आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।